नमस्कार। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ कानूनी लेख और विश्लेषण हैं इस पर। जी। तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये धारा, जिसे शून्यकरणीय विवाह या वॉइडेबल मैरिजेस कहते हैं, जी। ये असल में है क्या और किन हालात में इस्तेमाल होती है। हाँ, ये काफी अहम सेक्शन है धारा 12। मतलब उन शादियों से जुड़ी हैं जो कानूनी तौर पे तब तक ठीक है, मान्य है, जब तक कि कोर्ट उन्हें कुछ खास वजहों से रद्द न कर दे। अच्छा। ये धारा 11 वाले शून्य विवाह यानी वॉइड मैरिजेस से अलग है। वो तो शुरू से ही मतलब एकदम इनवैलिड होते हैं। हाँ, जैसे कोई प्रतिबंधित रिश्ते में शादी। बिल्कुल। पर शून्यकरणीय विवाह जब तक रद्द न हो तब तक पूरी तरह मान्य रहता है। सारे अधिकार, कर्तव्य सब लागू होते हैं। ओके, तो ये शून्यकरणीय है, मतलब रद्द करने लायक है, बिल्कुल। शुरू से शून्य नहीं है। तो फिर वो खास वजह हैं या आधार क्या हैं जिनकी बेसिस पर कोर्ट शादी रद्द कर सकती है? ये तो मतलब काफी गंभीर कारण होंगे। हाँ, बिल्कुल गंभीर। कानून ने कुछ साफ आधार बताए हैं। पहला है, अगर प्रतिवादी मतलब रिस्पोंडेंट नपुंसक हो और इस वजह से विवाह संपन्न ना हो सका हो। ये एक बहुत बेसिक पहलू है शादी का। सही। दूसरा, अगर कोई मानसिक अस्वस्थता या विकार के कारण शादी के लिए वैध सहमति मतलब वैलिड कंसेंट देने में ही सक्षम ना हो। ये धारा 5 क्लॉज आई का उल्लंघन है। यहाँ सहमति की नींव ही नहीं है, कह सकते हैं। सहमति तो बहुत जरूरी है। तो क्या अगर सहमति जबरदस्ती ली गई हो या धोखे से, तब भी? हाँ, वो तीसरा अहम आधार है। अगर याचिकाकर्ता की सहमति जोर जबरदस्ती से या धोखाधड़ी से ली गई हो। अब धोखाधड़ी का मतलब हो सकता है कोई बहुत जरूरी बात छुपाना। जैसे? क्या हो सकता है धोखाधड़ी में? मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी छुपाई गई, या ये कि पहले से शादीशुदा है और तलाक नहीं हुआ है। ऐसी कोई भी अहम बात जो अगर पता होती तो शायद सहमति ही न दी जाती। शादी तो आजाद मर्जी पर टिकी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। जोर या धोखा इसे खत्म कर देता है। और भी कोई आधार है इसके अलावा? जी हाँ। चौथा आधार है, अगर शादी के टाइम पर जो प्रतिवादी है वो याचिकाकर्ता के अलावा किसी और से गर्भवती हो और याचिकाकर्ता को इस बारे में पता ना हो। ओह, ये तो बहुत ही। हाँ। पांचवा, अगर प्रतिवादी ऐसी किसी मानसिक स्थिति या विकार से गुजर रहा हो जो उसे शादी और बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य बनाता हो, भले ही उसने सहमति दी हो। और छठा, अगर शादी के समय प्रतिवादी को कोई संचारी यौन रोग था, मतलब कम्युनिकेबल वेनेरियल डिजीज, और याचिकाकर्ता को इसका पता नहीं था। ये सभी स्थितियां तो भरोसे और स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, काफी संवेदनशील हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी को लगता है कि इनमें से कोई आधार उनके मामले में लागू होता है और वो याचिका दायर करना चाहते हैं, तो क्या कोई टाइम लिमिट भी है? आपने कहा था धोखाधड़ी पता चलने के 1 साल के अंदर। ये तो काफी कम समय लगता है। हाँ, समय सीमा, टाइम लिमिट बहुत जरूरी है। धोखाधड़ी या जबरदस्ती वाले केस में जबरदस्ती खत्म होने या धोखाधड़ी का पता चलने के 1 साल के अंदर ही याचिका देनी होती है। सिर्फ 1 साल? हाँ, और एक और शर्त है कि पता चलने के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी मर्जी से मतलब जानते हुए भी वैवाहिक जीवन जारी न रखा हो। अच्छा, मतलब पता चलने के बाद भी साथ रहना जारी न रखा हो। बिल्कुल, वो साबित करना पड़ता है। और वो जो गर्भावस्था वाला मामला था, उसमें भी याचिका शादी के 1 साल के अंदर ही दायर करनी होती है। और कुछ शर्तें हैं, जैसे याचिकाकर्ता को शादी के वक्त ये बात पता ना हो और सच जानने के बाद उसने सेक्सुअल रिलेशन बनाने से मना कर दिया हो। ठीक है। और बाकी आधार जैसे नपुंसकता या मानसिक अयोग्यता? उनके लिए कानून में कोई ऐसी फिक्स टाइम लिमिट नहीं बताई गई है, लेकिन हाँ, अदालत ये जरूर देख सकती है कि कहीं बेवजह बहुत ज्यादा देरी तो नहीं हुई याचिका दायर करने में। और ये याचिका कौन दायर कर सकता है? मतलब पति या पत्नी या कोई और भी? नहीं, सिर्फ पति या पत्नी में से कोई भी, जिसे लगता है कि धारा 12 के तहत कोई आधार बनता है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, तो केवल वही पार्टीज फाइल कर सकती हैं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। वाकई धारा 12 के दायरे में आता है या नहीं। फिर सबूत जुटाना, ये बहुत अहम है। मेडिकल रिपोर्ट, कोई दस्तावेज, गवाह, क्योंकि साबित करने का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, याचिकाकर्ता पर ही होता है। उन्हें ही साबित करना होगा। हाँ, उन्हें ही कोर्ट को यकीन दिलाना होगा कि रद्द करने का आधार मौजूद है। फिर सही जिला न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। जुरिस्डिक्शन देखना पड़ता है, कहाँ शादी हुई, कहाँ पार्टीज रहते हैं वगैरह। और प्रक्रिया क्या होती है कोर्ट में?
प्रक्रिया में याचिका तैयार करना, उसे फाइल करना, फिर दूसरे पक्ष को समन भेजा जाता है और फिर कोर्ट की कार्यवाही चलती है। याचिका में एक बात और लिखनी होती है कि ये मिलीभगत कलूजन से दायर नहीं की जा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों ने आपस में तय करके केस फाइल किया है। हाँ, ये तो जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया के अलावा और किन चीजों पर सोचना चाहिए? भावनात्मक और वित्तीय तैयारी, ये सब आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल दौर हो सकता है। अगर बच्चे हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा ये सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, बच्चों का क्या होता है ऐसे में? कानून इस बारे में स्पष्ट है। शून्यकरण के बाद भी ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे वैध मतलब लेजिटिमेट माने जाते हैं और उन्हें माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलता है। ये अच्छी बात है। हाँ, इसके अलावा सामाजिक असर क्या होगा, क्या तलाक या काउंसलिंग जैसे दूसरे विकल्प हो सकते हैं, इन सब पर भी विचार करना चाहिए। और हाँ, एक अनुभवी फैमिली लॉयर से सलाह लेना तो हमेशा ही समझदारी है। सही कहा। तो कुल मिलाकर धारा 12 कुछ खास और गंभीर हालात में शादी को खत्म करने का एक कानूनी रास्ता देती है, लेकिन इसके लिए ठोस आधार, पुख्ता सबूत, एक तय प्रक्रिया और कुछ मामलों में समय सीमा का पालन करना बेहद जरूरी है। जी। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये कानून एक तरह से विवाह की स्थिरता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। जहां रिश्ते की शुरुआत ही गलत बुनियाद पर हुई हो, वहां राहत का रास्ता देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। और यहाँ एक बात सोचने वाली ये भी है जो शायद आगे चलकर महत्वपूर्ण हो। कानून धोखाधड़ी जैसे मुद्दों को तो साफ तौर पर देखता है, लेकिन जैसे जैसे समाज बदल रहा है, रिश्तों में सहमति की समझ और उसकी परिभाषा भी विकसित हो रही है। सही बात है। तो भविष्य में ये जो सहमति की बदलती परिभाषा है, ये इन कानूनी प्रावधानों की व्याख्या को मतलब इंटरप्रिटेशन को कैसे प्रभावित कर सकती है, ये एक विचार करने लायक नुक्ता है।